ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली में हुए कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च और उसके दौरान हुई हिंसा के बाद अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ सड़क पर हुई घटनाओं की ही नहीं बल्कि पूरे डिजिटल नेटवर्क, सोशल मीडिया गतिविधियों और कथित विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन सिर्फ एक छात्र आंदोलन था या इसके पीछे कोई बड़ा डिजिटल नेटवर्क और संगठित अभियान काम कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक सीजेपी से जुड़ा एक ऑनलाइन पेज शुरुआत में व्यंग और सोशल मीडिया कंटेंट के रूप में सामने आया था, लेकिन कुछ ही समय में यही प्लेटफॉर्म बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ने लगा और संसद मार्च के दौरान हुई घटनाओं के बाद इसकी गतिविधियां जांच के दायरे में आ गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोग छात्र नहीं थे। इसी वजह से अब ये भी जांच की जा रही है कि प्रदर्शन में बाहरी तत्वों की क्या भूमिका रही और किस तरह लोगों को एकजुट किया गया। जांच का सबसे अहम हिस्सा सोशल मीडिया है। अधिकारियों के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर कई ऐसे संदिग्ध हैंडल सक्रिय पाए गए जिन्होंने कथित तौर पर भ्रामक जानकारी फैलाने का काम किया। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि कुछ अकाउंट पाकिस्तान से संचालित होने की आशंका के दायरे में है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर ऐसे दावे भी प्रसारित किए गए जिनमें कहा गया कि हिंसा के दौरान 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, 391 लोग घायल हुए और 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन दावों की भी जांच की जा रही है कि इन्हें किस उद्देश्य से और किन स्रोतों से फैलाया गया है। बताया जा रहा है कि पूरे अभियान को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। इतनी तेजी से बढ़ी इस डिजिटल पहुंच को देखते हुए विशेषज्ञ भी इसकी जांच को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां इन सोशल मीडिया अकाउंट्स, IP एड्रेस और डिजिटल नेटवर्क की भी जांच कर रही है जिनके जरिए कथित तौर पर पूरा ऑनलाइन अभियान चलाया गया। अधिकारियों का मानना है कि इतने कम समय में डिजिटल पहुंच बनने के पीछे पूरे नेटवर्क की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि पिछले महीने केंद्र सरकार के आदेश पर CGP के आधिकारिक एक्स हैंडल को ब्लॉक किया गया था, लेकिन महज कुछ ही मिनटों में कॉकरोच इज बैक नाम से एक नई ID तैयार कर ली गई और इंस्टाग्राम पर इसके तेजी से फॉलोअर्स बढ़ गए। इसी ID के जरिए दोबारा नैरेटिव सेट किया जाने लगा। जांच में सामने आया कि इस आंदोलन के घोषणा पत्र, वेबसाइट और पोस्टर्स को बनाने के लिए ChatGPT और क्लाउड जैसे आधुनिक AI टूल्स का संगठित तरीके से इस्तेमाल किया गया ताकि युवाओं को भड़काया जा सके। इसके अलावा विदेशी फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट का एंगल भी जांच के दायरे में है। CGP के संस्थापक अभिजीत दिपके हाल ही में अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके लौटे हैं। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस पूरे डिजिटल अभियान को विदेशों से किसी प्रकार की आर्थिक या लॉजिस्टिक सहायता तो नहीं मिली। जांच में बांग्लादेश और नेपाल के छात्र आंदोलनों के दौरान सामने आए डिजिटल मॉडल का भी अध्ययन किया जा रहा है। इस तथाकथित गैर राजनीतिक आंदोलन के पीछे विपक्ष के छिपे हुए हाथ होने के आरोप भी लग रहे हैं। नीट पेपर लीक के विरोध और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 20 जून से जंतर मंतर पर शुरू हुए प्रदर्शन को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों की सहभागिता से इसे सरकार विरोधी माहौल बनाने के मोहरे के रूप में तब्दील कर दिया गया। वहीं इसमें वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन और क्रांतिकारी युवा संगठन आदि भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। इस बीच संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस के अनुसार 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, DCP, अतिरिक्त DCP, ACP स्तर के अधिकारी और कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वहीं करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी जानकारी दी गई है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बार बार चेतावनी के बावजूद हटने से इनकार किया, निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया गया, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई, पुलिस पर पथराव किया गया और सरकारी वाहनों समेत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।
पुलिस के मुताबिक 15 से 20 सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा और लगभग 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। अब इस पूरे मामले में सोशल मीडिया गतिविधियों, कथित विदेशी कनेक्शन, फंडिंग, डिजिटल नेटवर्क और हिंसा के घटनाक्रम की जांच अलग अलग स्तर पर जारी है। एजेंसियां अपने जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगी।